कि फोर्थ लाइन क्या होगी 6 से 2 एंड फिफ्थ लाइन क्या होगी 7 से 2। 7 से 2। एक फॉर्मूला फ्रेम कर लो इस तरीके से, मान लो nth लाइन पूछा है, nth लाइन, nth लाइन का मतलब होगा लाइन नंबर प्लस ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। टू ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब क्या है, मान लो तुमसे कह दिया कि सेवंथ लाइन इन लाइनमैन सीरीज, ऐसे बोल दिया कि सेवंथ लाइन इन लाइनमैन सीरीज। तो लाइनमैन सीरीज में ग्राउंड स्टेट क्या होती है 1, तो सेवंथ लाइन पूछी है तो 7 + 1, तो कौन सी लाइन होगी 8 से जो 1 पे जाएगी। कोई डाउट? नो क्लियर? सर। अब मान लो तुमसे पूछा होता 9th लाइन इन पास्चन सीरीज, 9th लाइन इन पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में ग्राउंड स्टेट क्या होती है 3। 9th लाइन है मतलब कहां से आ रहा है 9 + 3, तो 12 से 3 पे जब वो आएगा तो वो 9th लाइन बनेगी। कोई डाउट किसी को? नो सर। सबको क्लियर ये फॉर्मूला? मतलब या तो ये फॉर्मूले के हिसाब से कर लो या थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करके कर लो, आंसर सेम आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमें फोर्थ लाइन बोला था, फोर्थ लाइन है तो मतलब हमें पता है पाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट इज 2, फोर्थ है तो कहां से आएगा 4 + 2 मतलब 6 से 2। सिमिलरली फिफ्थ लाइन कहां से आएगी 7 से 2। अच्छा अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइंस कौन सी हैं, हम एक एक करके पहले वेवलेंथ निकाल लें। पहले हम 6 से 2 की वेवलेंथ निकाल लें। 6 से 2 पे वापस आ रहा है, तो बताओ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 6 से 2 पे एक इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वेवलेंथ के लिए? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वेवलेंथ का? कौन सा? 1/λ is Rydberg's constant 1/n1² - 1/n2² into z²। याद आया फॉर्मूला? यस सर। जब ट्रांजिशन होती है n2 से n1 तो वेवलेंथ इसी फॉर्मूला से तो निकलती है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, n1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 1/6 का स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो 1²। तो ऑन सॉल्विंग यहाँ से जो लैम्डा आएगा वो निकल के आएगा 36 × 4/32r। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 8, 4 2 8, 4 9 36, तो 9/2r। कोई डाउट किसी को? इसी तरीके से मैं वेवलेंथ निकाल लेता हूं जब मेरी ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम 7 to 2। अब एक बार क्या हो रहा है 7 से 2 पे आ रहा है, 7 से 2 पे आ रहा है तो 1/λ दिस इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/4 - 1/49 इंटू 1। तो लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 49/45। कोई डाउट? सबको क्लियर? यस सर। बस अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है, तो माइनस कर दो। कर लोगे? समझ यस आया सर। या नहीं? किस किस को समझ नहीं आया? अविष्का, आर्यन, दीक्षा, आगे सर लक्षिता, प्रणव, करो इसे नोट। हाँ लाइन पे क्या होगी?
कर लिया? यस। ठीक ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं तुम्हें। क्वेश्चन है फाइंड wavelength of a line corresponding to Balmer series having maximum energy मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को। तुम्हें क्या है कि पहले वेवलेंथ बताओ एक ऐसी लाइन की जो बाल्मर सीरीज में लाई करती है। बाल्मर सीरीज में लाई करती है मतलब इलेक्ट्रॉन वापस तो कहां पे आएगा? सेकंड शेल पे। कहां से आएगा ये नहीं पता, कहां से आएगा ये नहीं पता। मैक्सिमम एनर्जी पूछा है, ये कहा है कि मैक्सिमम एनर्जी है। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब बड़े दूर से आ रहा हो। कोई डाउट? नो सर। जब बड़ी दूर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो मैक्सिमम एनर्जी विल बी देयर। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? व्हेन कमिंग फ्रॉम वेरी फार। तो वेरी फार मतलब इंफिनिटी। कोई डाउट? आया समझ नो या सर। नहीं? मैक्सिमम एनर्जी तो तभी होगी ना कि जब बहुत दूर से आ रहा हो। बहुत दूर से आ रहा हो मतलब इंफिनिटी से आ रहा हो। तो बस अब इसकी वेवलेंथ निकाल दो। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 by lambda, this is Rydberg's constant, 1 by n1 square minus 1 by infinity square into हाइड्रोजन एटम है तो 1 square। तो ये बन जाएगा r into 1 by 4, 1 by infinity तो 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा लैम्डा का? लैम्डा इज इक्वल टू 4 by r। कोई डाउट? क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। क्लियर है? लक्षिता क्लियर है? Yes, sir. हर्षवर्धन, दीक्षा, आर्यन? Yes, sir. क्लियर है सर। आविष्का? Yes, sir. Clear. अब अगर यहीं पे ये पूछा होता हैविंग मिनिमम एनर्जी, तब अगर मैं यहीं पे कह देता मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब बहुत पास से आ रहा है। सबसे पास वाली जगह कौन सी है इसके? थर्ड शेल। थर्ड से। तो अगर वो थर्ड से 2 पे आएगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम एनर्जी। कोई डाउट? सबको क्लियर? तो तब वेवलेंथ कितनी हो जाती? रिडबर्ग कांस्टेंट 1 by n1 square which is 2 square minus 1 by 3 square into r into 1 square। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से जब लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा आएगा 9 into 4 by 5 r। कोई डाउट? नो सर। सबको समझ आ गया या नहीं? आसान है या मुश्किल लग रहा है? हाँ, बाकियों को समझ आ रहा है? दीक्षा, अविष्का? Yes, sir. Yes. ठीक, करो नोट। इतनी देर में तुम्हारा अगला क्वेश्चन लिखता हूँ।
कर लिया नोट सबने? Yes, sir. ठीक, मैं क्वेश्चन नोट लिख रहा हूँ, तुम भी ये नोट करो. फाइंड द एनर्जी रिलीज इन अ ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू Lyman series having maximum wavelength. करो. Find the energy released in a transition. एनर्जी बतानी है कितनी रिलीज होगी. एक ट्रांजिशन हुई है जो लाइमन सीरीज में हुई है एंड उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ कैसी है? मैक्सिमम वेवलेंथ. ट्रांजिशन बता दो मुझे कि कौन सी होगी. शेल नंबर्स क्या होंगे? इंफिनिटी और 1. N1 1 होगा और N2 और कोई? अविष्का, आर्यन, रिक्षा, हर्षवर्धन. कौन सी ट्रांजिशन होगी जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी? अच्छा एक बात बताओ, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी कैसी होगी? सर 0. मिनिमम. एनर्जी मिनिमम कब होगी लाइमन सीरीज में? जब एकदम ऊपर से आ रहा हो. कोई डाउट? इसी की तो मिनिमम एनर्जी होगी ना. मिनिमम एनर्जी मतलब वेवलेंथ कैसी होगी? मैक्सिमम. क्लियर हुआ या नहीं? यस सर. सबको क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? लक्षिता, Yes, sir. रिक्षा, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बस अब तो Yes, डिफरेंस sir. इन एनर्जी निकालना है. तो डिफरेंस इन एनर्जी या एनर्जी रिलीज. एनर्जी रिलीज किसके बराबर होती है? बड़ी एनर्जी माइनस छोटे एनर्जी. सेकंड शेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी, है ना. तो सेकंड शेल की एनर्जी कैसे निकालोगे? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा. तो ये बनेगा -13.6 बाय 4 प्लस 13.6. तो ये बन जाएगा 3.4 प्लस 13.6. आंसर विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. कोई डाउट? समझ आया सबको? किसी का कोई डाउट? सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. हर्षवर्धन, लक्षिता, दीक्षा, Yes, sir. प्रणव, शुभ्रांग, सोहन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो इसे नोट, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ. कर लिया नोट सबने? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक. अगला क्वेश्चन देते हैं. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
क्या हो गया अंकित, आज बड़ी लेट आए हो? सर वो कुछ काम था। काम तो मुझे भी था, फिर भी क्लास ले रहा हूँ। सर वो जस्ट अभी अभी आया है। कहाँ से? मतलब था तो घर पे ही, लेकिन घर पे कुछ काम कर रहा था। ये भी बड़ी दिक्कत है ना, स्कूल जाओ तो स्कूल का काम, घर पर रहो तो घर का काम। वही सर। कोई बात नहीं, चलता है। चलो ट्राई करो तुम, देखो कितना समझ आता है, क्योंकि अभी मैं कुछ नई चीजें करा चुका हूँ, फिर भी ट्राई करो, कोई बात नहीं। आया आंसर? पहले ये सीरीज ट्रांजिशन कौन सी होगी? मेन तो मुझे ट्रांजिशन बता दो, फिर ये आंसर निकालना। पहले तो ये बताओ ट्रांजिशन कौन सी हो रही है। लाइमन सीरीज में है, लाइमन सीरीज में तो इतना तो पक्का पता है कि फर्स्ट शेल पे वापस आने वाला है, लेकिन कहां से आएगा ये कोई बताएगा? तो सेकंड शेल 2 to 1। सेकंड, बिल्कुल सेकंड से ही वापस आना होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए तो एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। मिनिमम। सबसे कम मतलब एकदम ऊपर से ही आ जाए। क्लियर है? तो ट्रांजिशन क्लियर हो गई कि 2 से 1 पे हो रही है। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, पहले ध्यान से समझो, बाद में सॉल्व कर देना। मैंने तुम्हें कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन comes from higher energy shell to lower energy shell, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल पे आता है, देन इट लूजेस एनर्जी। कराया था या नहीं? इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, याद आया? यस सर। मयंक याद आया? सोहम, शुभ्रांग याद आया ये लाइन? कल लिखी थी हमने यस सर। कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस बाहर आ रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशंस। ठीक है, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? एनर्जी कितनी रिलीज होगी भाई? एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर शेल, जहां से आया माइनस जहां पे गया। विदाउट, तो सेकंड शेल की एनर्जी कैसे निकालोगे? -13.6, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो गया, n स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी विच इज 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करोगे ये बन जाएगा अगेन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विदाउट किसी को। सबको क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो नो एनर्जी सर। तो आ गई, एनर्जी आ गई, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे निकालेंगे शुभ्राम? एनर्जी तो आ गई, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पता चल गया कि जो रेडिएशन है इसकी एनर्जी पता चल गई कितनी। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? सर मैम equal फ्रीक्वेंसी to वेवलेंथ कैसे hv। निकालोगे? E is equal to h न्यू। मैम कैसे निकालोगे वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेडिएशन की, कैसे निकालोगे?
क्यों? सेम ही होती है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सेम तो नहीं होती। भाई हमने ये फॉर्मूला किया था रेडिएशंस के लिए, E इज इक्वल टू एच न्यू स्टार्टिंग में। रेडिएशंस के लिए हमने 3 ही तो फॉर्मूलाज किए थे, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये 3-4 फॉर्मूलाज तो किए थे रेडिएशंस के लिए, याद आया या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो एनर्जी आ चुकी है, अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता हूँ? E इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन ध्यान क्या रखना था कि यहाँ पे SI यूनिट्स में वैल्यू पुट करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1.6 into 10⁻19। H की वैल्यू होती है 6.632 into 10⁻34 into न्यू। सॉल्व कर लो, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक बार फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर वेवलेंथ निकालनी है, तो मैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा लगा दूंगा। न्यू अपने पास आ ही चुका है, सी कितना होता है? 3 into 10⁸। सॉल्विंग वहां से अपने पास क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। कोई डाउट? समझ आया क्वेश्चन या नहीं? आ गया सर। क्वेश्चन क्लियर है? अविष्का, नागेंद्र, Yes, sir. मयंक, Yes, sir. हर्षवर्धन, लक्ष्मण? Yes, sir. Yes. ठीक, तो थोड़ा ध्यान से करो, फॉर्मूले भूलो मत, ठीक रहेगा। करो नोट। कर लिया नोट सबने? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आया आंसर इसका? What transition in the hydrogen spectra would have the same wavelength as the Balmer transition? पहले तो वेवलेंथ निकालो बाल्मर ट्रांजिशन की, इसकी वेवलेंथ निकालो सबसे पहले। कैसे निकालोगे? 4 से, रेडबर्ग इक्वेशन। हाँ बिल्कुल सही। कहाँ पे आना है? 2 पे। तो 1 by lambda, दिस इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। हीलियम है तो z वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ऑन सॉल्विंग यहाँ से लैम्डा आएगा, and lambda will be 16 into 4 by 12 into 4r। तो ये गया यहाँ से, ये गया 3, ये गया 4, तो लैम्डा आ गया 4 by 3r। अब क्या क्वेश्चन है?
व्हाट ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन बतानी है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो ट्रांजिशन बतानी है, ट्रांजिशन बतानी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, ट्रांजिशन बतानी है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। वेवलेंथ हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? Yes, sir. What transition in the hydrogen spectra would have the same wavelength? तो पहले मैंने इसकी वेवलेंथ निकाल ली, अब वेवलेंथ आ चुकी है, अब ट्रांजिशन बतानी है। तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास, 1 by lambda, दिस इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास लैम्डा आ चुका है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है तो z वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ये भी पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा 4/3r था ना, डिनोमिनेटर में r था, 4/3r, तो ये बनेगा 3r/4, दिस इज r, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर इंटू 1। क्लियर? तो यहां से r गया, तो ये बन जाएगा 3/4, दिस इज 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? सबको क्लियर है? यहां Yes, तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो तुम्हें यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना होगा एंड n1 n2 की वैल्यू निकालनी होगी। हाँ, हिट एंड ट्रायल लगाओ एंड n1 n2 की वैल्यू निकालो कि आंसर 3/4 आ जाए। देखो n1 छोटी स्टेट है, ये याद रखना, n2 बड़ी स्टेट है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 2 से 1 ट्राई कर लेता हूँ। 2 से 1 अगर मैं करूंगा तो क्या आंसर मैच होगा, चेक कर लेते हैं। तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये 3/4 ही तो बनेगा। देखो, कोई डाउट? समझ आया या नहीं? तो मतलब n2 is 2, n1 is 1। समझ आया? ये आगे हिट एंड ट्रायल है, n2 n1 की वैल्यूज तुम्हें खुद एक एक करके ज्यूम करके देखनी होगी कि आंसर मैच हो जाए। किसी को कोई डाउट? No, sir. नागेंद्र, दीक्षा, हर्षवर्धन, लक्षिता, क्लियर है कौन सर। क्लियर है? ठीक, करो No, इसे। sir. नहीं क्लियर लक्षिता? Clear है। देखो देखो आज मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक निपटाना है, तो फटाफट नोट करो। कल हमने स्पेक्ट्रा किया था, स्पेक्ट्रा समझ आ गया था सबको? स्पेक्ट्रा समझ आ गया था? Yes, यस sir. सर। ठीक 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 ठीक। तो स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन लिख लो। When a beam of light passes through the slit, स्लिट रहने तो चाहे, मतलब होता क्या, बीम पतली सी बीम चाहिए होती है तो हम स्लिट से पास करते हैं ताकि एकदम पतली सी बीम ऑफ लाइट जाए। ये स्लिट होती है जिसमें छोटा सा होल होता है। इस स्लिट से सिर्फ बीम ऑफ लाइट पास कर सकती है, बिल्कुल पतली सी बीम पास करेगी। फिर हम उसको प्रिज्म से पास कर देते थे, प्रिज्म से पास करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे एक लाइट ऑब्टेन करते थे जिसको हम क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रा। याद आया? तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through a slit, ये स्लिट होती है जिसमें एक छोटा सा होल होता है जहां से पतली सी बीम लाइट की पास करती है, then falls on the prism, it gets splits into many color, the image of the color obtained is known as spectra. Without? सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? Clear है, sir. ठीक है,
अब देखो, हमने कल जब स्टार्टिंग करी तो उसी पे टॉपिक पे चलते हैं एक बार। ये नोट कर लिया डेफिनेशन? 2 minutes. आराम से करो। हो सकता है तुम सबकी क्लास कल ना हो, चांसेस हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है? कितने कलर्स दिखते हैं इसमें मुझे? स्क्रीन पे कितने कलर्स दिखते हैं? लिख लिया सबने? लिख नहीं लिया? सर। नहीं लिखा? लिखो लिखो, फटाफट लिखो भाई। आगे करें? अब देखो, हमने कल क्या कहा था कि हमारे पास, कल वाला टॉपिक छोड़ दो, चलो एक दोबारा से उसी को शुरू करते हैं। हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है? ये कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े, ठीक है? हमने इसके ऊपर कुछ रेडिएशंस फॉल करी, हमने इसके ऊपर कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब फॉल करी, सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, हमने क्या कहा था, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, some amount of energy is absorbed and rest is transmitted. याद आया या नहीं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो गई। तो पहले ये ट्रांसमिटेड एनर्जी पे ध्यान देते हैं, ठीक है? कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, बाकी की एनर्जी ट्रांसमिट हो गई। अब देखो, अगर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो कहने का मतलब क्या है, मान लो ये व्हाइट लाइट थी, एज्यूम कर लेते हैं कि ये व्हाइट लाइट थी, ठीक है? व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, पढ़ा है ना ये तो? विवग्योर, याद आया? क्या हो गया Yes, भाई, sir. बाकी रिप्लाई क्यों नहीं कर, सो गए हो क्या? लक्षिता, हर्षवर्धन, प्रणव, सोहम, Yes, sir. शुभराम, यस सर। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, है ना? अब व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जो व्हाइट लाइट की एनर्जी है वो 7 कलर्स के कारण है, ठीक है? मान लो, एज्यूमिंग एनर्जी एब्जॉर्ब corresponds to blue and yellow color. कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली,
तो मान लो वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उसका कलर क्या था, ब्लू एंड येलो। तो बताओ जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है उसमें कौन कौन से कलर्स अभी भी पड़े हैं? जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है उसमें कौन कौन से कलर्स अभी भी पड़े होंगे? वायलेट ऑरेंज कंटेन एनर्जी corresponding to violet, इंडिगो, ठीक है। ब्लू वाला तो एब्जॉर्ब हो गया, ग्रीन भी तो अभी पड़ा है। ब्लू एब्जॉर्ब, येलो एब्जॉर्ब हुआ, ऑरेंज भी तो पड़ा है, एंड रेड कलर्स। कोई डाउट? भाई मैंने व्हाइट लाइट भेजी थी, दोबारा समझो, मैंने व्हाइट लाइट भेजी थी। व्हाइट लाइट के अंदर जो एनर्जी थी वो 7 कलर्स के कारण होती है, विबग्यो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 कलर्स के कारण कुछ एनर्जी होती है व्हाइट लाइट के अंदर। कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, मतलब कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो गए। मान लो मैंने ज्यूम किया कि ब्लू एंड येलो कलर के एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो ब्लू एंड येलो तो एब्जॉर्ब हो गए। अब जो बाकी की एनर्जी ट्रांसमिट हुई है उसमें कौन कौन से कलर्स होंगे? ब्लू और येलो को छोड़ के बाकी सारे कलर्स होंगे ना अभी भी, क्योंकि बाकी एनर्जी तो ट्रांसमिट हो गई। तो वॉयलेट होगा, इंडिगो होगा, ग्रीन होगा, ऑरेंज एंड रेड कलर तो अभी भी पड़े हैं। तो डाउट यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस सर। सबको क्लियर यहाँ तक? किसी को Yes, कोई sir. डाउट? अब मैंने क्या किया, ये जो अपनी ट्रांसमिटेड एनर्जी थी, ठीक है, मैंने क्या किया, अपनी ट्रांसमिटेड एनर्जी आई, ट्रांसमिटेड एनर्जी को मैंने प्रिज्म से पास कर दिया, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, ठीक है। ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को मैंने प्रिज्म से पास कर दिया। जब मैं प्रिज्म से पास करूंगा, बताओ अब कितने कलर्स मुझे दिखेंगे यहाँ पे? कितने कलर्स दिखेंगे? इतने कलर दो इनटू सेवन, हम्म, इतने कलर दो इनटू सेवन। इंटू 7 ना। अगर मैं व्हाइट लाइट पास करता तब कितने कलर्स दिखते? सर 7। 7। ये याद है? 7. अगर मैं यहाँ से व्हाइट लाइट पास करता तब मुझे यहाँ पे 7 कलर्स मिलते, एंड वो 7 कलर्स कौन कौन से होते? विबग्योर होता। लेकिन अब मैंने एक ऐसी रेडिएशन पास करी है जिसके अंदर ब्लू कलर और येलो कलर मिसिंग है, तो अब बताओ कितने कलर्स दिखेंगे? 5. 5। सिंपल सा। कोई डाउट? तो अभी कौन कौन से कलर दिखेंगे हमें? वॉयलेट दिखेगा, इंडिगो दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा, येलो कलर दिखेगा, येलो तो अब्सॉर्ब हो चुका है, ऑरेंज कलर दिखेगा एंड रेड कलर दिखेगा। तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें जिसके अंदर कितने कलर्स होंगे? 5 कलर्स। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? क्लियर है? कोई डाउट? यस सर अगेंद्र, दीक्षा, हर्षवर्धन, क्लियर है सर। ठीक है। Clear, sir. अब ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सच स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोला? क्योंकि इस स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए जो लाइट हमने यूज की है उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो चुका है। एब्जॉर्ब करवाने के बाद हमने लाइट ट्रांसमिट करी। एब्जॉर्ब करवाने के बाद जब एब्जॉर्प्शन हो गई उसके बाद बची हुई लाइट हमने क्या की है? भेजी है थ्रू प्रिज्म। क्लियर? कोई डाउट? सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? Clear, sir. ठीक है, पहले इसे नोट करो फिर हम आगे करेंगे।
कर लिया नोट सबने? So please wait. आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, बस बता देना जब हो जाएगा ताकि हम आगे। Done, sir. Done? ठीक है, अब देखो इसका स्पेक्ट्रा दिखता कैसे है वो समझो। इसका स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा वो समझते हैं। जस्ट अ मिनट, तुम लोगों को मुझे एक डायग्राम देना होगा इसलिए with your spectra। चलो इस स्क्रीन पे आ जाओ। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन कलर्स तो इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। Yes, कलर sir. सबको समझ आ रहे हैं? अगर ये व्हाइट लाइट पास की होती तो कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा मिलता या नहीं मिलता? अगर व्हाइट लाइट Yes, पास की sir. होती। अब मैंने क्या कहा था कि मैंने एक ऐसी लाइट पास की जिसमें से कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब हो चुके थे? कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब हो गए थे? एक तो Blue येलो and कलर yellow. एब्जॉर्ब हो गया था, तो अब ब्लू एंड अब येलो। यहाँ पे येलो कलर नहीं दिखेगा। येलो कलर की जगह एक ब्लैक से एरिया दिखेगा। येलो कलर की जगह क्या दिखेगा? एक ब्लैक सा एरिया दिखेगा। जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें ब्लैक एरिया दिखाता हूँ। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि स्पेक्ट्रा दिखेगा तो दिखेगा कैसे। देखो अब वो येलो कलर नहीं दिखेगा, येलो की जगह एक ब्लैक सा बैंड दिखेगा। सिमिलरली एक कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया था हमने? दो कलर एब्जॉर्ब किए थे ना, ब्लू। कोई डाउट? तो ये दो कलर्स नहीं दिखेंगे, बाकी सब कलर्स दिखेंगे। सबको क्लियर? किसी का कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक बैंड्स दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डार्क बैंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डार्क बैंड्स। देखो बाकी सब कलर्स दिखेंगे, जो नहीं दिखेंगे वो कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी एब्जॉर्ब। कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी
एब्जॉर्ब, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी वो कौन से कलर की थी? येलो एंड ब्लू। तो येलो एंड ब्लू मिसिंग है, बाकी सब दिख रहे हैं। किसी को कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? यस सबको क्लियर? समझ आया या नहीं? तो ये Yes, एब्जॉर्प्शन sir. स्पेक्ट्रा है, इसका डायग्राम बनाओ फटाफट, या फिर बाद में बना लेना, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है जो मैंने एग्जांपल दिया उसका, कि भी 2 कलर एब्जॉर्ब हो गए। अब मान लो 3 कलर एब्जॉर्ब हो जाते, फिर क्या होता? मान लो रेड कलर भी एब्जॉर्ब हो जाता, फिर क्या रेड कलर दिखता है यहाँ? नहीं सर नहीं दिखता। तो रेड कलर की जगह भी क्या आ जाता है? एक डार्क बैंड आ जाता। कोई डाउट? क्लियर है सबको? So, लेकिन अभी के लिए हमने क्या लिखा हुआ है? हमने 2 ही कलर एब्जॉर्ब किए हैं, तो इस तरीके का स्पेक्ट्रा तुम्हें देखने को मिलेगा, जिसमें डार्क बैंड्स हैं एंड बाकी के लाइट बैंड्स हैं। जो कलर वाले बैंड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइट बैंड्स। किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर? लक्षिता, शुभ्राम, सोहम? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक है, चलो आगे करते हैं। अच्छा 2 मिनट, ये वाला स्पेक्ट्रा क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? विबग्योर। चलो विबग्योर बाद में आते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई या नहीं? पहले तो ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब वापस आते हैं अपने इस पे। मेरे ख्याल मैंने वो रब कर दिया रब। जस्ट अ मिनट। ये रहा ना, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं। अगर हम ट्रांसमिटेड एनर्जी ना बात करें, हम थोड़ी सी आगे चलते हैं। हमने क्या कहा था कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। याद आया या नहीं? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वहां जाके क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। फिर इलेक्ट्रॉन कहेगा चलो नीचे चलते हैं। जब वो नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, फिर से रेडिएशन एमिट करेगा। कोई डाउट? ये बताओ, ये जो रेडिएशन एमिट करेगा इसमें कौन से कलर की एनर्जी होगी? कौन से लाइट कलर? जो हमने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग कौन से कलर्स की एनर्जी होगी? 5 कलर्स की। Sir, yellow or blue? शुभ्राम? येलो और ब्लू, क्योंकि एब्जॉर्ब तो इसने सिर्फ 2 ही कलर किए थे, येलो एंड ब्लू। तो अब ये क्या करेगा? ये जो रेडिएशन एमिट करेगा विल कंटेन एनर्जी, विल कंटेन एनर्जी corresponding to येलो एंड ब्लू कलर्स। किस किस को समझ नहीं आया? सोहम, हर्षवर्धन क्लियर है? देखो भी व्हाइट लाइट फेंकी थी, सीधी सी बात है कि व्हाइट लाइट फेंकी थी, व्हाइट लाइट में से येलो और ब्लू तो एब्जॉर्ब हो गए थे, बाकी के नीचे आ गए थे। तो येलो और ब्लू वाले यहां दिखेंगे हमें। कोई डाउट? समझ आया? अविष्का, अगिंद्र, आर्यन? yes, sir. Yes, sir. यस सर समझ आया? ठीक, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ट्रांसमिटेड लाइट की जगह एमिटेड रेडिएशन फॉल करता है इसके ऊपर, कौन सी रेडिएशन फॉल करता? एमिटेड रेडिएशन। या एक नया डायग्राम भी बना लेते हैं। मान लो अब मैं एमिटेड रेडिएशन लेता एंड उसको प्रिज्म पे स्ट्राइक करवा देता।
तब बताओ कितने कलर्स दिखते स्पेक्ट्रा में? कितने कलर्स दिखते? 2 दो ही तो कलर्स दिखते हैं, नहीं समझ आ रहा क्या? आ रहा है सर। सर देखो भाई, ये एमिटेड रेडिएशन है, एमिटेड रेडिएशंस, एमिटेड रेडिएशंस हैं। एमिटेड रेडिएशन में एनर्जी किसके बराबर है? एनर्जी corresponding to only 2 colors। तो अब वही 2 कलर्स यहाँ पे दिखेंगे। कौन कौन से कलर से? एक ब्लू था, एक कौन सा कलर था? येलो। येलो। कोई डाउट? तो इसका स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा हमें? अब जो डार्क बैंड्स हैं वो सब डार्क हो जाएंगे, बस हमें सिर्फ 2 ही कलर्स दिखेंगे। कौन कौन से 2 कलर्स दिखेंगे? येलो एंड ब्लू। अब कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलेगा। तो डाउट? नो सर। इस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि ये एमिटेड रेडिएशन से निकला है, एमिशन स्पेक्ट्रा। इसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एमिटेड रेडिएशन से बाहर निकला हुआ है। क्लियर? आसान है। देखो वैसे अगर तुम ध्यान से समझोगे तो कुछ भी नहीं है। व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। ठीक है, जब वो नीचे आएगा तो रेडिएशन से एमिट करेगा, तो एमिशन स्पेक्ट्रा। ट्रांसमिटेड वाला जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। क्लियर है या नहीं? Yes, यस sir. सर यस सर। यस सर सर वाई कोई भी बी की बच्चा जगह जिसको बी मतलब वाई नहीं होना चाहिए? वो जैसे मत लिख लो, कोई इशू नहीं। एनर्जी वाइज नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट? Here is sir. अब जो हमारे पास ना 2 तरह के स्पेक्ट्रा और होते हैं, एमिशन एंड ये तो पढ़ लिया, लेकिन ब्रॉडली क्लासिफाइंग हमारे पास 2 तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई आइडिया? कंटिन्यूस में चैनल कलर दिखते हैं कंटिन्यूअस मतलब इसमें सारे कलर्स दिखते हैं। और कोई? और डिस्कनेक्ट मतलब वो दूसरे में टाइप करें। देखो अगर मैं ये वाला स्पेक्ट्रम दूं तो इसमें देखो सारे के सारे क्या है? लाइट बैंड्स, ऑल लाइट बैंड्स, सबके सब बैंड्स कंटिन्यूटी में एक के बाद एक। कोई डाउट? No, ऐसे sir. स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ऑल लाइट बैंड्स वन आफ्टर द अदर। मतलब नो सेपरेशन इन बिटवीन, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई गैप नहीं है। नो सेपरेशन या कह लें गैप, या ये कह सकते हैं डार्क बैंड इन बिटवीन। इन बिटवीन एग्जाम्पल में इसका हम ले सकते हैं विबग्योर। क्लियर सबको? वहीं पे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें
डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा? लाइट बैंड्स separated by some dark bands. जैसे अभी अभी हमने दो स्पेक्ट्रास पढ़े, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो इसी की कैटेगरी में तो आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डार्क बैंड्स आ रहे थे। आया समझ या नहीं? क्लियर है? प्रणव, आर्यन, शुभ्राम, हर्षवर्धन, Clear है सर। क्लियर ठीक है है। सर। तो ये हमारा स्पेक्ट्रा का टॉपिक हुआ खत्म। अब क्लियर हुआ शुभ्राम? कल तुम मेरे से डाउट पूछ रहे थे, यस सर। या अभी भी वो डाउट पर? सर नो डाउट प्रॉब्लम। नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अब क्लियर है थोड़ा सा? यस सर। ठीक, करो नोट। तो थोड़ा ऊपर वाला पार्ट भी दिखा दो। ऊपर वाला पार्ट कहाँ से देखना है बच्चे? कलर वाला? यस सर। ये वाला या ये वाला? इसमें मैंने वो बैंड्स तो मिटा दिए हैं। जो आपने एमिटेड रेडिएशंस के डायग्राम से पहले समझाया था वो। एमिटेड रेडिएशंस के डायग्राम से पहले समझाया था, जिसमें दो ही बैंड्स बनाए थे डार्क वाले। यस एक तो सर। मैंने ये डायग्राम समझाया था, वो तो मैंने मिटा दिया था, मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो, उसके अंदर हमने येलो लाइट एब्जॉर्ब करवा दी थी, एंड हमने एक ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करवा दी थी। तो ये था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कर लिया नोट सबने? करें आगे? यस। ठीक है, फिर आगे करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल, मैं तुम्हें इसको यहीं से पढ़ाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारे बोहर मॉडल ने जितना काम करना था कर लिया। अब इसको फेल करने की बारी। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। सबसे पहला ड्रॉबैक जो हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए?
वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सबसे पहला एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक। नोट करते चलना। बोहर्स रिजल्ट्स, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते चलो चाहे। रिजल्ट्स ऑफ बोहर मॉडल, results of Bohr's model are applicable. Results of Bohr model are applicable only to single electron species. Result of Bohr model is applicable only to single electron species. Bracket में लिखो hydrogen like species. These results cannot be applied to multi-electron species. These results cannot be applied to multi-electron species. Clear? Good doubt? समझ हाँ, आया? sir. दूसरा, बोहर ने कहा था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर। ठीक है, जबकि ये प्रूव हो चुका था कि एलिप्टिकल चीजें भी वहां पे होती हैं, तो बोहर उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन ओनली द सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द एटम एंड नॉट द एलिप्टिकल वंस। एटम के अंदर कुछ एलिप्टिकल चीजें भी होती हैं, बोहर नहीं बता पा रहा था कि वो क्या है। बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट्स तो बता दिया था, एलिप्टिकल चीजें क्या है वो बोहर नहीं बता पाया। वो अगला मॉडल बताएगा हमें। एलिप्टिकल चीजें क्या हैं बोहर नहीं बता पाया। गुड डाउट? क्लियर है या नहीं? Clear है sir. अब देखो, बोहर ने हमें ये तो बता दिया। अगला पॉइंट मैं पहले समझा दूं, फिर नोट करते हैं। बोहर ने हमें ये बताया कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, कुछ वेव्स एमिट करेगा। इस तरीके से बताया या नहीं बताया? है ना? अब होता क्या है, अगर मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, होता क्या है अगर मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो ये जो सिंगल लाइन है ना, ये स्प्लिट हो जाती है इनटू नंबर ऑफ लाइंस। ये जो सिंगल लाइन है ये स्प्लिट हो जाती है बहुत सारी लाइंस में। लेकिन ये कैसे हो रहा है बोहर को कुछ समझ नहीं आया। उसके पास इस चीज की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वाई अ स्पेक्ट्रल लाइन splits into number of lines in presence of external magnetic field. Without समझ आया कि चीज क्या है? एक लाइन बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो गई जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, लेकिन क्यों हो रही है बोहर के पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो इसमें लिखो, बोहर was unable to explain, बोहर was unable to explain why a spectral line splits into number of lines on applying external magnetic field. Similar effect was observed in case of external इलेक्ट्रिक फील्ड। ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बता पाया कि क्यों स्प्लिटिंग हो रही है, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड में बता पाया कि स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। कोई डाउट?
क्लियर है या नहीं? यस क्लियर है? क्लियर है सर। जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, वेयर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो बोहर was unable to explain Zeeman and Stark effect. Zeeman effect क्या है? Splitting of spectral line in presence of external magnetic field, whereas Stark effect क्या है? Splitting of spectral line in presence of external electric field. Put out? Clear है? सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? सर। लिखें आगे? लिख लिया यहाँ तक? यस सर। चलो फिर आगे लिखते हैं। Bohr's model was not in accordance with Heisenberg's uncertainty principle. Last. Bohr's model was not in accordance with Heisenberg's uncertainty principle. ये क्या है, इसको अभी देखते हैं। एक तो ये कि वो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, बोहर was unable to explain fine spectra of hydrogen atom. Fine spectra of hydrogen atom. बोहर ने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन तो किया, लेकिन वो कौन सा एक्सप्लेन किया? इट ओनली एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा। बोहर ने लाइन वाला स्पेक्ट्रा तो एक्सप्लेन कर दिया, लाइमन लाइन, बाल्मर लाइन, पास्चल लाइन, लेकिन फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो प्रॉपर स्पेक्ट्रा है उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। हाँ, कुछ हद तक लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में वो सक्सेसफुल रहा। तो ये कुछ फेलियर्स हैं। पहले हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं कि होता क्या है। यहां तक नोट कर लिया सबने? किसी को कोई डाउट? कर लिया नोट यहां तक? नोट कर लिया? सो गए क्या सब दोबारा से? कर लिया सर। कर लिया? चलो हेडिंग डालो फिर, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, मुझे स्पेलिंग ध्यान में नहीं फिर भी। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा एक बात बताओ, बोहर ने क्या हमें पोजीशन बताई इलेक्ट्रॉन की, कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है? नहीं बताया? बताया तो। क्या बोहर ने हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया कि कहां पे पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की?
उसने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे मिलेगा, रिवॉल्व कर रहा होगा लेकिन इतनी दूरी पे मिलेगा। तो बोहर ने हमें पोजीशन भी बताई एक तरह से, और बोहर ने हमें वेलोसिटी भी बताई। वेलोसिटी का भी तो फॉर्मूला दिया था। वेलोसिटी बताई एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मोमेंटम बता दिया। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो बोहर ने अगर वेलोसिटी बताई एक तरह से मोमेंटम भी बता दिया। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? सर एक बार ये दोबारा बताना। बोहर ने हमें पोजीशन भी बताई इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, उसकी वेलोसिटी भी बताई कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस शेल में वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, दोनों चीजें बताई। तो डाउट? बताया ना दोनों चीजें। रेडियस का फॉर्मूला भी दिया उसने, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दिया, ये भी बताया कि इतनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, ये भी बताया कि वो स्पीड से मूव कर रहा होगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। जबकि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पोजीशन मेजर कर लेते हो तो आप वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, अगर आप वेलोसिटी मेजर कर लेते हो तो आप पोजीशन मेजर नहीं कर सकते। दोनों में से एक चीज मेजर कर सकते हो, दूसरी चीज कभी भी मेजर नहीं कर सकते। बोहर ने दोनों चीजें बता दी जहां पे वो फेल हो चुका है। अब हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है वो देखते हैं पहले। इस पे आते हैं कि ये कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस पे आते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine position and velocity of electron simultaneously and accurately। कि भाई अगर आप पोजीशन मेजर करते हो तो आप वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते हो, अगर आप वेलोसिटी मेजर कर लेते हो तो आप पोजीशन मेजर नहीं कर पाओगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं की जा सकती, एक्यूरेटली तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। कोई डाउट? समझ आया प्रिंसिपल या नहीं? ठीक है। जबकि बोहर ने तो एकदम एक्यूरेट फॉर्मूलाज दे दिए थे कि भाई रेडियस निकालना है तो ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। कोई डाउट? नो सर। तो उसने तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मेजर की एंड एक्यूरेटली मेजर करी, तो वहीं पे वो फेल हो गया। तभी कहते हैं कि ज्यादा काम भी हानिकारक होता है। उसने काम बहुत ज्यादा किया एंड वही काम उसको फेलियर के रूप में मिला। बाद में ये प्रिंसिपल कह देता है कि भाई आप इतना इकट्ठे मेजर कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं मेजर कर सकते हो वो समझते हैं। एक एक करके मेजर कर सकते हो, मतलब या तो आपकी पोजीशन एक्यूरेट आ जाएगी या आपकी वेलोसिटी एक्यूरेट आएगी। अगर आपने दोनों चीजें इकट्ठे मेजर करने की कोशिश की, मेजर हो जाएंगी लेकिन उसमें कुछ एरर्स होंगे, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कोई एक ही चीज एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है। ओनली वन थिंग of these two can be measured accurately at a time, can be measured accurately at a time। अब जो मैं समझाने लगा हूं आगे का वो सिर्फ समझो, लिखना है तो लिख सकते हो, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि हम दोनों चीजें इकट्ठे क्यों नहीं मेजर कर सकते। देखो ये न्यूक्लियस है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है? ये सिलेबस में नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कुछ रेज फॉल करते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में मैंने रेज भेजी, अगर रेज इसी डायरेक्शन में मुझे वापस मिल गई
तो क्या यहाँ पे कोई पार्टिकल पड़ा था या नहीं? अगर रेज एकदम यहाँ पे डिटेक्टर है, एट द एंड यहाँ पे डिटेक्टर है जो घूम रहा है, या फिर इसका डायग्राम ना थोड़ा सा अलग बनाते हैं, जस्ट 2 मिनट दो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा साफ आएगा। डिटेक्टर होता है हमारे पास। डिटेक्टर क्या करता है, चारों तरफ घूम रहा होता है। एक डिटेक्टर है जो चारों तरफ इस तरीके से रोटेशन कर रहा होता है। चारों तरफ डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। ये स्क्रीन क्या है, डिटेक्टर से भरी हुई है। ठीक है, हमने लाइट यहां से कुछ रेज फेंकी और डिटेक्टर ने उसे उसी डायरेक्शन में डिटेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब रेज को कुछ नहीं हुआ, रेज जहां से फेंकी थी वहीं पे वापस मिल गई। तो क्या इसके पाथ में कोई चीज आई? क्या मैं कहूंगा कि इसके पाथ में कोई चीज आई? नहीं नो आई। सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं था। अब मान लो मैंने रेज इस डायरेक्शन में फेंकी। हम चारों तरफ बहुत सारी डायरेक्शन में रेज फेंकते हैं। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पड़ा था। अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इसको रेज को सीधा जाने देगा? नहीं। तो उसने क्या किया, किसी एंगल से उस रेज को डिफ्लेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, मेरे दिमाग में आया कि भी मैंने रेज भेजी तो इस डायरेक्शन में थी, मिलनी तो मुझे कहां चाहिए थी, यहां पे। मिलनी तो मुझे यहां पे चाहिए थी, इस पॉइंट पे। लेकिन वो इस पॉइंट पे तो मिली नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो मतलब इसकी जगह इसके पाथ में कुछ ना कुछ तो आया, इसके पाथ में कुछ ना कुछ तो आया जिसने उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो वहां से हमें क्या पता चल जाता है, हमें मिली यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, एंड जो हमने रेस भेजी थी उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। जहां पे दो इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां पे क्या पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। आया समझ कि हम कैसे पोजीशन मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन की? कि भी हमने तो रेज इधर भेजी थी सीधा, रेज हमें मिल रही है इस डायरेक्शन में, तो मतलब बीच में कुछ ना कुछ तो है जिसने डायरेक्शन को चेंज किया है। तो हम क्या करते हैं, जहां जिस डायरेक्शन में हमें रेज मिल रही है उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, जिस डायरेक्शन में हमने भेजी थी उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। कोई डाउट? समझ आया या नहीं कि हम पोजीशन कैसे मेजर करते हैं? नहीं, लेंस का तो नहीं, इस तरीके से हम पोजीशन मेजर करते हैं। कोई डाउट? नो सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर ली तो मैं वेलोसिटी क्यों नहीं कर सकता? कोई आइडिया? रिवॉल्व करता रहता है मैंने इलेक्ट्रॉन। यस सर। रिवॉल्व करता रहता है? नहीं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्यों नहीं मैं मेजर कर पाऊंगा? क्या दिक्कत आ रही है? सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कोई डिटेक्टर लगा भी दूं जो इसकी वेलोसिटी मेजर कर सकता है, लेकिन जैसी रेज उसको स्ट्राइक करेंगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो करेगा ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सारी रेज को तो जाने नहीं देगा। अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं, वो कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा या नहीं। वो सारी रेज को तो जाने नहीं देगा, इतना तो वो है नहीं कि चलो आई स्ट्राइक करी और जाने दे दिया। वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगी, एकदम से चेंज कर देगी। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? तो ये वेलोसिटी वाला नहीं समझ आया। देखो, हमने जो रेस भेजी, वेलोसिटी भी इसी तरीके से मेजर होती है। वेलोसिटी के लिए भी कुछ ना कुछ तो रेस भेजनी पड़ेंगी। जब हम कुछ ना कुछ रेस भेजेंगे
क्या इलेक्ट्रॉन सारी रेज को डिफ्लेक्ट कर सारी रेज को एज इट इज डिफ्लेक्ट कर देगा? नहीं, वो पार्ट ऑफ द रेडिएशंस को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? अभी अभी तो हमने पढ़ा ना कि जब हम रेडिएशंस फेंकते हैं, रेज फेंकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ रेज को एब्सॉर्ब करता है एंड कुछ को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। याद आया या नहीं? यस सर। लक्षिता, दीक्षा, अविष्का, तो Yes, जो sir. रेडिएशंस वो एब्सॉर्ब करेगा, वो रेडिएशंस उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देंगे, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, वो ज्यादा एनर्जेटिक हो गया। ज्यादा एनर्जेटिक हो गया तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था वो इस वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, तो देयर विल बी सम एरर इन वेलोसिटी मेजरमेंट। क्लियर या नहीं? यस सर। क्लियर, ठीक है। तो इसको बस ऐसे ही समझ लो, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हें समझाना था कि अगर हम पोजीशन मेजरमेंट कर सकते हैं तो वेलोसिटी की मेजरमेंट एक्यूरेटली क्यों नहीं कर सकते। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो नोट कर लो। हीजनबर्ग का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 2 pi। क्लियर? कोई डाउट? ये डेल्टा x क्या होगा, कोई आइडिया? किसी को? अच्छा, ये 2 पाई भी नहीं है, इसको भी थोड़ा सा चेंज करो, ये 4 पाई है, h कैप बाय 2, h बाय 4 पाई। यहाँ पे डेल्टा x क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मींस एरर। एरर फिजिक्स में पढ़ा है ना, एरर्स। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेजरमेंट। एंड डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मेजरमेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो डेल्टा p किसके बराबर हो जाएगा? m डेल्टा v। ये भी थोड़ा याद रखना कि डेल्टा p किसके बराबर होता है? m डेल्टा v के बराबर। तो ये फॉर्मूला है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो, देखो। सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक, डन। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगला मॉडल तो मैं बाकी बच्चों के साथ ही शुरू करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं तो वो मैं करा देता हूँ। मुझे लगा था कि काफी देर तक चलेगा, लेकिन काफी जल्दी खत्म हुआ। सर बोलो। सर जो ये वेलोसिटी वाला है ना सर, अगर हमें रेस का वेलोसिटी पता है तो फिर हम उसे माइनस नहीं कर सकते? रेस की वेलोसिटी पता है तो हमें ये नहीं पता ना कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, फिर उसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ना। बोहर ने वो चीजें नहीं की हैं। बोहर ने क्या कहा कि हम रेडिएशन फेंक के ये रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, लेकिन असली में नहीं निकाल सकते ऐसे। कहीं ना कहीं तो एरर आएगा ही आएगा, हल्की सी एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, डिफ्लेक्शन तो आएगी ही आएगी। एक्यूरेटली कोई भी रिजल्ट मेजर नहीं किया जा सकता साइमल्टेनियसली। क्लियर? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, यस सर। ठीक।
लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड उसके बाद तुम्हारा ऑफ कर देंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि आज कुछ है नहीं एज सच। एक ही क्वेश्चन टाइप पेंडिंग है जो मैंने टेस्ट के लिए रखा था, फिर भी इसको अभी कर लेते हैं। Two electrons are revolving around the nucleus at a distance r and 4r. The ratio of their time periods. Periods मतलब time periods. तुम्हें टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है। द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स कैसे निकालोगे? मैं सिखाता हूँ। फॉर्मूला पढ़ा है, S इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है ना ये, S इज वी टी। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो 2 पाई आर। 2 पाई पाई आर अपॉन वेलोसिटी। तो मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस अपॉन वेलोसिटी के। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? किसी को Clear है कोई sir। डाउट? तो देखो, टाइम पीरियड फॉर रेडियस r अपॉन टाइम पीरियड फॉर रेडियस 4r, this will be radius r upon velocity in radius r upon radius 4r upon velocity in radius 4r। तो मुझे वेलोसिटी का रेशियो चाहिए होगा, किसी भी तरीके से मुझे क्या निकालना होगा? वेलोसिटी का रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/m। याद आया या नहीं? Yes sir। तो मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। ठीक है, तो वेलोसिटी, अच्छा पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 बाय वेलोसिटी इन रेडियस r इंटू वेलोसिटी इन रेडियस 4r अपॉन 4। तो बेसिकली अब मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी इन 4r अपॉन वेलोसिटी इन r। ठीक है, तो वेलोसिटी इन रेडियस 4r अपॉन वेलोसिटी इन रेडियस r, ये किसके बराबर होगा? 1 बाय 4r अपॉन 1 बाय r के बराबर। कोई डाउट? तो दिस विल बी 1 बाय 4। आया समझ या नहीं? क्लियर है तो या नहीं? लास्ट स्टेप में 1/4r कैसे आया? 1 बाय 4r, 1 बाय 4 ले लो। 1 शेल नंबर, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। शेल नंबर है ना, तो इसका शेल नंबर क्या है? 4 एंड इसका शेल नंबर क्या है? 1। नहीं? Yes sir। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो रेशियो कितना आएगा? 1/16। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है या कोई डाउट है? यस सर, क्लियर। Clear है sir। ठीक है, मयंक नहीं आया, कोई बात नहीं। और कोई डाउट है किसी को? तो बस एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ये बताओ आज का लेक्चर समझ आया या सब ऊपर से निकल लिया?
सर समझ आया। आया सर समझ। समझ आया। आगेंद्र, दीक्षा, आया सर समझ। समझ आया। लक्षिता, प्रणव, शुभ्रांग, सोहम। यस सर आया समझ। आ गया सर समझ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोहर मॉडल खत्म होता है। एक बार दोबारा से देख लेना। यहाँ पे हमारा बोहर मॉडल खत्म हुआ एंड क्वांटम मॉडल हम कल ही शुरू करेंगे बाकी बच्चों के साथ। मुझे 8:30 तक उम्मीद थी, लेकिन आधा घंटा पहले खत्म हुआ। तो बाकी का आज इतना ही करते हैं, बाकी का अगली क्लास में देखते हैं, करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।